तो आइए आज गहराई से समझते हैं बेदर्द पिया सीजन 2 के 33वें एपिसोड की उस इंटेंस और कई लेयर्स वाली कहानी को। इस बार जो कुछ भी हुआ है ना, वो सच में दिमाग घुमा देने वाला है। एक ऐसा इमोशनल रोलर कोस्टर जिसने कहानी के हर किरदार को पूरी तरह से झकझोर कर रख दिया है। चलिए सीधा उन अहम बातों पर चलते हैं जो सामने तो आई, लेकिन उनके पीछे के राज बहुत गहरे हैं। जरा सोचिए, एक माँ उस दर्द से कैसे गुजरती है जिसकी हम और आप कल्पना भी नहीं कर सकते। यही वो इमोशनल पॉइंट है जहां से हमारी आज की चर्चा शुरू होती है। जब खुशी ने अपनी बेटियों राशि और मधु को खो दिया तो वो महज एक हादसा नहीं था। उस एक पल ने खुशी की पूरी दुनिया उजाड़ दी थी, और यही वो गहरा दुख है जो आज भी इन किरदारों के हर एक फैसले को चला रहा है। चलिए सबसे पहले बात करते हैं अतीत के घाव की, क्योंकि आज की चरम घटनाओं की असली जड़ें यही छिपी हैं। जरा इस दिल दहला देने वाली टाइमलाइन पर नजर डालिए। पहले ही दिन ऋषि राशि और मधु को दूर ले जाता है। फिर दूसरे दिन वो डरी सही बच्चियां वहां से भाग निकलती हैं और अनजान सड़कों पर भटकने लगती हैं। तीसरे दिन किस्मत उन्हें मिस टुटुन के पास ले जाती है, जो उन खामोश बच्चियों को अपने अनाथ आश्रम में पनाह देती है। और इधर परिवारों को लगता है कि शायद सब कुछ खत्म हो गया, और खुशी वो पूरे 1 साल तक, जी हाँ, एक पूरा साल खामोशी के ऐसे गहरे सदमे में गुजार देती है मानो वो कोई जिंदा लाश हो। अब यहाँ सबसे दिलचस्प बात है इन दोनों का बिल्कुल अलग नजरिया। एक तरफ राज का कैलकुलेटेड लॉजिक है, वो पुलिस या मीडिया के पास जाने से साफ मना कर देता है क्योंकि उसे डर है कि ऋषि के नेटवर्क को भनक लग जाएगी। वो गुपचुप तलाश कर रहा है। और दूसरी तरफ खुशी का इमोशनल ब्रेकडाउन, पूरी तरह से सुन्न हो जाना, 1 साल तक कुछ न बोलना, यह दिखाता है कि वो अंदर से कितनी बुरी तरह टूट चुकी थी। अब कहानी के अगले हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, जहां ये बिखरे हुए किरदार अपनी जिंदगी को फिर से समेटने की कोशिश करते हैं। एक नाजुक नई शुरुआत, और इस नई शुरुआत की सबसे बड़ी वजह बना एक नन्हा सा बच्चा। मंजू जी के कहने पर राज ने बेबी रिहान को गोद लिया। जब मंजू जी ने उस छोटे से अनाथ बच्चे को खुशी की गोद में रखा तो वो एक ऐसा टर्निंग पॉइंट था जिसने सब कुछ बदल दिया। इसी एक कदम ने खुशी को उस 1 साल की लंबी खामोशी और गहरे सदमे से बाहर निकाला और उसे फिर से जीने की हिम्मत दी। और यहीं से राज और खुशी के बीच एक बेहद अनोखा रिश्ता बनता है, जिसे हम प्लेटोनिक कोहैबिटेशन कह सकते हैं। एक ऐसा पवित्र रिश्ता जो सिर्फ साझा किए गए दर्द और गहरी इंसानियत पर टिका था। मंजू जी बार बार शादी का दबाव डाल रही थी, लेकिन उन्होंने उन सारी पारंपरिक उम्मीदों को किनारे कर दिया। वो एक छत के नीचे एक बच्चे की परवरिश कर रहे थे, लेकिन बिना किसी औपचारिक रिश्ते के। लेकिन यह शांति ज्यादा दिन टिकने वाली नहीं थी। इसलिए आता है हमारा अगला चैप्टर, मौत का नाटक, जहां इस शांति को बचाने के लिए कुछ बहुत बड़े कदम उठाए गए। होता यह है कि जैसे ही ऑस्ट्रेलिया से ऋषि का दोस्त वापस लौटता है, राज कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। वो पूरी तरह से खुशी सिंघानिया को ऑफिशियली मृत घोषित कर देता है। यहां तक कि इंटरनेट से उसका हर एक डिजिटल नामो निशान, सारे प्रोफाइल्स हमेशा के लिए मिटा दिए जाते हैं। ये साफ दिखाता है कि राज खुशी की सुरक्षा के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार था। अस्पताल के वार्ड के बाहर वाला वो इमोशनल पल याद है, जब खुशी रोते हुए कहती है, मैंने हमेशा तुम्हें अपनी बेटियों को ना ढूंढने के लिए कोसा, लेकिन असल में तुम ही मेरा सबसे बड़ा सहारा थे। ये वो मोमेंट है जहां खुशी को फाइनली एहसास होता है कि राज ने उसे बचाने के लिए कितनी बड़ी ढाल का काम किया है। चलिए अब कहानी की रफ्तार थोड़ी बढ़ाते हैं और लौटते हैं प्रेजेंट डे क्राइसिस पर। अस्पताल में टकराव। फाइनली एक छोटी लेकिन बहुत अहम मेडिकल अपडेट आती है। डॉक्टर बाहर आकर बताते हैं कि तन्वी अब खतरे से बाहर है और रवि की हालत भी स्टेबल है। बस इसी खबर का इंतजार था। जैसे पता चलता है कि परिवार सुरक्षित है, राज और शिवम बिना कोई वक्त गवाए तुरंत अस्पताल से निकल पड़ते हैं चीकू के किडनैपर्स की तलाश में। अब धनराज के घर का ये सीन देखिए, टेंशन बिल्कुल चरम पर है। एक तरफ शिवम है जो गुस्से में उबल रहा है और सीधे धनराज का कॉलर पकड़ लेता है, और दूसरी तरफ धनराज वो बिल्कुल आराम से अपने परिवार के साथ खाना खा रहा है। वो पुरानी किडनैपिंग की बात तो मान लेता है, लेकिन अभी वाले मामले से साफ मुकर जाता है। और इसी गर्मा गर्मी के बीच कोमल की एक खतरनाक धमकी सामने आती है, लड़की को जल्दी ढूंढ लो क्योंकि अगर वो मेरे हाथ लग गई तो मेरी हो जाएगी। इस भद्दी बात पर शिवम का वो एग्रेसिव जवाब कि उसकी पत्नी कोई प्रॉपर्टी नहीं है जिस पर कोई दावा कर सके, ये साफ दिखाता है कि वो चीकू के लिए किसी से भी भिड़ सकता है। अब कहानी वापस मुख्य रहस्य की तरफ मुड़ती है।
अपहरणकर्ताओं की तलाश। जब खुशी का फोन आता है कि रवि को होश आ गया है। रवि बताता है कि उस रात असल में हुआ क्या था। काले मास्क पहने हुए लोग घर में घुस आते हैं। हाथापाई होती है जिसमें तन्वी के सिर पर जोर से चोट लगती है। रवि मुकाबला करता है लेकिन बुरी तरह घायल हो जाता है। लेकिन सबसे दिलचस्प बात, वो नकाबपोश आपस में ही लड़ रहे थे। ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा था कि वो कोई प्रोफेशनल गैंग है। और ये सारा खून खराबा तब रुकता है जब चीकू एक अजीब सी डील कर लेती है। और अब हम पहुंच गए हैं इस पूरे एपिसोड के सबसे सस्पेंसफुल हिस्से पर, एक चौंकाने वाला अंतिम मोड़ जो इस किडनैपिंग की कहानी को पूरी तरह पलट कर रख देता है। चीकू की ये बात जरा ध्यान से सुनिए। मैं खुशी खुशी चलूंगी, बस मेरी दोस्त को भी ले चलो। तुम लोग जैसे रखोगे मैं रहूंगी। मतलब चीकू ने ना कोई विरोध किया, ना रोई। उसने अपनी मर्जी से सरेंडर कर दिया, वो भी इस अजीब सी शर्त के साथ कि उसकी दोस्त बिनी भी उसके साथ जाएगी। तो आखिर ये सब क्या था? ये नकाबपोश लोग कौन हैं? और सबसे बड़ा सवाल, चीकू ने अपनी मर्जी से उनके साथ जाने का फैसला क्यों किया और बिनी को अपने साथ क्यों घसीटा? क्या चीकू किसी ऐसी सीक्रेट प्लानिंग का हिस्सा है जिसके बारे में हमें कोई अंदाजा ही नहीं है? ये एक ऐसा सवाल है जिसने सच में रातों की नींद उड़ा दी है। देखते हैं आगे कहानी क्या मोड़ लेती है।